आज जो कांग्रेस ने 50 वर्ष पहले 1975 में 25 जून को आजादी के बाद पहली बार जो इमरजेंसी लगाने का काम किया था, आज उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। और जो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करने की आज बात कर रही है, इसी कांग्रेस पार्टी ने 25 जून 1975 को लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया था, देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया था। और अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी नीचे बता रहे थे कि युवावस्था में थे उस समय, और बहन शक्ति रानी को भी सब याद है, अजय मित्तल जी को भी। अभी हम चर्चा कर रहे थे, इनके पिताजी जेल में भी गए, और उस समय बहुत सारे लोगों को 25 जून को रात को इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे राजनेताओं को, बहुत सारी पार्टी के नेताओं को मीसा के अंदर कई कई प्रकार के आरोप लगा के, किसी को 19 महीने, किसी को 21 महीने, और पूरे 21 महीने देश में इमरजेंसी लगाने का जो काम किया था, आज उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। और लोकतंत्र के अंदर संविधान को खत्म करके कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपने शासन में बहुत सारे ऐसे काम किए कि समय समय पर बहुत सारी सरकार को बर्खास्त किया है, बहुत बार ऐसा हुआ है। और आज कांग्रेस के ही नेता संविधान को हाथ में लेके बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, जनसभाओं में भी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, जो काम उन्होंने खुद किया है उसी को वो बार बार रिपीट करने का काम करते हैं। और मैं आज आप सबसे वो सारी बातें इसलिए साझा करना चाहूंगा क्योंकि मीडिया के माध्यम से आप सबने भी देखा, उस समय मीडिया के ऊपर भी जो मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाने का काम पहली बार हुआ था। जहां लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया था, वहां प्रेस की आजादी को भी खत्म करने का काम किया था, प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, तो उसके बहुत सारे पॉइंट हैं। 1975 में आपातकाल की घोषणा कोई राजनीतिक राष्ट्रीय संकट का नतीजा नहीं था, बल्कि यह एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की रणनीति थी, जिसे न्यायपालिका से मिली चुनौती से बौखलाकर थोपा गया। इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति की आड़ लेकर अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया, जबकि न उस समय कोई युद्ध की स्थिति थी, न विद्रोह और न ही कोई बाहरी आक्रमण हुआ। यह सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी की चुनावी सदस्यता रद्द करने के निर्णय को निष्क्रिय करने और अपनी कुर्सी को बचाने की जीत थी। जिस संविधान की शपथ लेकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उसी संविधान की आत्मा को कुचलते हुए उन्होंने लोकतंत्र को एक झटके में तानाशाही में बदल दिया और चुनाव में दोषी ठहराए जाने के बाद नैतिकता से इस्तीफा देने के बजाय पूरी व्यवस्था को ही कठपुतली बनाकर रखने का षड्यंत्र रच दिया। कांग्रेस सरकार ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सहित लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को बंधक बनाकर सत्ता के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। प्रेस की स्वतंत्रता पर ऐसा हमला हुआ कि बड़े बड़े अखबारों की बिजली काट दी गई, सेंसरशिप लगाई गई और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का हाल यह है कि वहां विरोध का दमन, धार्मिक तुष्टीकरण और सत्ता का अहंकार खुलेआम दिखता है। यह सब आपातकालीन सोच की ही उपज है। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंडिया, इंदिरा जैसे नारे कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाते थे
जिसके तहत इंदिरा गांधी ने देश को व्यक्ति पूजा और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया था। आपातकाल के दौरान एक परिवार को संविधान से ऊपर रखने वाली कांग्रेस आज भी राहुल प्रियंका के इर्द गिर्द चिमटी हुई है और सत्ता की चाबी अब भी सिर्फ खानदानी जेब में रखी जाती है। विपक्षी गठबंधन की बैठकें आज भी कांग्रेस अध्यक्ष के घर होती हैं और यह बताने के लिए काफी है कि तंत्र आज भी परिवार के चरणों में समर्पित है। लोकतंत्र पर हुए आघात पर एक बड़ी चोट संजय गांधी का नीतियों पर निर्णय लेना भी था। एक निर्वाचित और किसी भी संवैधानिक पद पर न रहा व्यक्ति देश की नीतियों पर निर्णय लेने लगा, जो आपातकाल में कांग्रेस की अघोषित सत्ता का असली केंद्र बन चुका था। इंदिरा गांधी ने मीसा जैसे काले कानूनों के जरिए 1 लाख से अधिक नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में डोस दिया, जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और श्री राजनाथ सिंह सहित तमाम वरिष्ठ विपक्षी नेता, पत्रकार तो शामिल थे ही, लेकिन कांग्रेस शासन ने छात्रों तक को जेल में सड़ने पर मजबूर कर दिया था। आपातकाल के इस काले दौर में कांग्रेस ने न्यायपालिका पर कभी न भरने वाले घाव किए। इंदिरा ने जस्टिस HR खन्ना जैसे ईमानदार जज को सीनियर होने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी ने आज सत्ता को महफूज रखने के लिए संविधान में 39वां और 42वां जैसा क्रूर और अलोकतांत्रिक संशोधन किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष पदों को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया, ताकि इंदिरा गांधी को अदालत में घसीटा न जा सके। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार ने 38वें संशोधन के तहत आपातकाल की घोषणा को न्यायपालिका के जांच के से बाहर कर दिया। इन मनमाने संशोधनों के तहत इंदिरा गांधी ने सीधे सीधे तानाशाही के लिए रास्ता खोल दिया था। ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपातकाल के दौरान यदि किसी नागरिक को गोली मार दी जाए तब भी उसे अदालत में जाने का अधिकार नहीं है। यह कांग्रेस का संविधान के प्रति सम्मान था और यही कांग्रेस आज संविधान की झूठी दुहाई देती फिर रही है। इस केस में जस्टिस HR खन्ना अकेले जज थे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ निर्णय दिया और इसी कारण इंदिरा गांधी ने उन्हें सजा स्वरूप मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया था। गरीबों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का नाटक रच रहे राहुल गांधी यह कैसे भूल जाते हैं कि उनकी दादी इंदिरा ने दिल्ली की तुर्कमान गेट पर अपने घरों को बचाने के लिए गुहार लगाने वाले गरीबों पर गोलियां चलवाई थी। कांग्रेसी इस तरह गरीबी हटाओ के नारे को चरितार्थ कर रही थी। आपातकाल की जांच के लिए गठित शाह आयोग ने 6 अगस्त 1978 को अपनी फाइल रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आपातकाल लगाने का कोई संवैधानिक औचित्य नहीं था और यह सिर्फ इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत राजनीतिक षड्यंत्र था। 1980 में दोबारा कांग्रेस सरकार बनने पर इंदिरा गांधी इस आयोग की रिपोर्ट को भी नष्ट करवा दिया था। कांग्रेस सरकार ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक को बंद कर दिया, ताकि कोई संस्थान उनकी सेंसरशिप और मीडिया पर हमले की आलोचना न कर सके। जो कांग्रेस एक समय प्रेस पर सेंसरशिप थोपती थी, वही आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरें फैलाने वालों को खुला संरक्षण देती है और वैचारिक विरोधियों की। कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि जो भी अधिकारी या जज उनके इशारे पर न चले, उन्हें या तो हटा दिया जाए या उसका ट्रांसफर कर दिया जाए। कांग्रेस ने सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए बल्कि वैचारिक एजेंडे को थोपने के लिए भी संविधान के साथ खिलवाड़ किया। संविधान में संशोधन कर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द जोड़े गए, ताकि कांग्रेस अपने वैचारिक एजेंडे को राष्ट्र पर थोप सके। इसी संशोधन से आपातकाल की अवधि बढ़ा दी गई और राष्ट्रपति को संसद की पूर्व मंजूरी के बिना भी आपातकाल घोषित करने का अधिकार मिलेगा। इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी की परंपरा को तोड़ते हुए सभी निर्णय एक व्यक्ति के इशारे पर लेना शुरू कर दिया। मंत्रियों को कैबिनेट बैठकों में सिर्फ हाँ कहने के लिए बुलाया जाता था। उनकी भूमिका रबर स्टैंप तक सीमित रह गई थी। कांग्रेस शासन में लोकतंत्र का ऐसा पतन हुआ कि जेलों में बंद लोगों को अपने परिजनों की अंतिम क्रिया में शामिल होने तक की अनुमति नहीं दी गई और इन लोगों में वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह तक शामिल थे। उन्होंने खुद खुलासा किया है कि उन्हें
उनकी माताजी की अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। विरोधियों को जेलों में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। किसी को दवा नहीं दी गई। किसी को गर्मी में बिना पंखे के बंद रखा गया। महिला कैदियों के साथ भी अमानवीय व्यवहार हुआ। उन्हें न तो समुचित चिकित्सा दी गई, न ही उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया गया। कांग्रेस सरकार ने आरएसएस, जनसंघ, एबीवीपी और कई अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि वह किसी भी विरोधी शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जनसंघ और आरएसएस ने भूमिगत रहकर पूरे देश में सत्याग्रह, पर्चा वितरण और सूचना संप्रेषण के माध्यम से कांग्रेस की तानाशाही को उजागर किया। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जनता को अधिकार देने के लिए बनाया था, कांग्रेस ने उसी को हथियार बनाकर जनता के अधिकार छीन लिए। आपातकाल के 21 महीने में कांग्रेस ने हर आलोचक, हर असहमति और हर विपक्षी विचार को देशद्रोह का तगमा देकर कुचल डाला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे और उनके जैसे लाखों समर्पित स्वयंसेवकों ने रातों रात रेलों में पर्चे बांटे, संदेश पहुंचाए और कांग्रेस की सच्चाई हर गांव और गली तक पहुंचाई। कांग्रेस की तानाशाही का विरोध केवल राजनीतिक नहीं था, यह भारत की आत्मा की रक्षा का आंदोलन था जिसमें राष्ट्रवादियों ने जान की बाजी लगाई। कांग्रेस ने लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, लेकिन आज भी वह अपने किए के लिए न तो माफी मांगती है और न ही पछतावा प्रकट करती है। आज संविधान बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस वही पार्टी है जिसने संविधान को सबसे पहले और सबसे गहराई से रौंदा था। इंदिरा गांधी की तानाशाही का सबसे भयावह चेहरा यह था कि उन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से सत्ता को वंशवाद की जकड़ में पूरी तरह कैद कर लिया और सत्ता की लोलुपता में कांग्रेस ने लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया ताकि जनता को मतदान का अवसर न मिले। आपातकाल गांधी परिवार की उस सोच का परिचायक था जिसमें स्पष्ट हो गया था कि उनके लिए पार्टी और सत्ता परिवार के लिए होती है, देश और संविधान के लिए नहीं। आजादी के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि सरकार ने राष्ट्र को शत्रु नहीं बल्कि अपनी जनता को ही बंदी बना लिया था। आज कांग्रेस में चेहरे बदल गए हैं, लेकिन तानाशाही की प्रवृत्ति और सत्ता का लोभ जस का तस है। 50 वर्ष बाद आज आपातकाल को याद करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह इतिहास की एक घटना मात्र नहीं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता का प्रमाण भी है। इंदिरा गांधी की यही तानाशाही मानसिकता आज के कांग्रेस नेतृत्व में दिखाई देती है। आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में पत्रकारों पर मुकदमे होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तारी हो जाती है और एक्टिविस्टों पर पुलिस कार्रवाई होती है। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बाकायदा बहिष्कृत पत्रकारों की लिस्ट जारी की थी, जिनकी डिबेट में जाने से कांग्रेस प्रवक्ताओं को मना किया गया था। जहां एक और तो ये अपने शासन में पत्रकारों पर मुकदमे करते हैं, वहीं दूसरी विपक्ष में होने पर उनका बहिष्कार कर देते हैं। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना और देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खराब करना कांग्रेस की नई डिजिटल इमरजेंसी रणनीति बन चुकी है। जब देश हर मोर्चे पर प्रगति कर रहा है, तब कांग्रेस से सरकार की हर उपलब्धि को झुठलाने में लगी है, जिसने 1975 में देश को पीछे खींचा था। देश की सुरक्षा, सैन्य कार्रवाई या विदेश नीति पर कांग्रेस जिस तरह सेना पर सवाल उठाती है, वह केवल राजनीतिक अवसरवाद नहीं बल्कि राष्ट्रहित के विरुद्ध तर्कहीन विरोध है। नगर पालिका में हस्तक्षेप, फ्री स्पीच के नाम पर अराजकता और मीडिया ट्रायल को बढ़ावा देकर कांग्रेस आज नए तरीकों से वही आपातकाल लागू करना चाहती है। कांग्रेस जिन संस्थाओं को लोकतंत्र का रक्षक कहती है, उन्हीं संस्थाओं को अपने शासन में रबर स्टैंप बना देती है। यह दोहरापन आज भी उनकी राजनीति में स्पष्ट दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की मानसिकता आज भी हम ही राष्ट्र हैं की सोच से बंधे हैं और यही कारण है कि उन्हें जनता का स्पष्ट बहुमत भी हमेशा लोकतंत्र का संकट नजर आता है। भ्रष्टाचार के मामलों में जब भी गांधी परिवार पर जांच होती है, कांग्रेस लोकतंत्र खतरे में है का शोर मचाती है। याद कीजिए, यही भाषा इंदिरा गांधी ने अदालत से अयोग्य घोषित होने के बाद अपनाई थी। जब जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया गया है, उसने न जनादेश का सम्मान किया है, न विपक्ष की गरिमा बनाए रखी है। वह आज भी लोकतंत्र को तभी मानती है जब कुर्सी उसके पास हो। ये
इस प्रकार की जो कांग्रेस की मानसिकता है मैंने पूरी विस्तार से आपके सामने रखी है। और आज पूरे देश के अंदर इस प्रकार के प्रेस के माध्यम से जो प्रेस के ऊपर और लोकतंत्र पर जो कांग्रेस पार्टी ने आघात किया था, आज पूरा देश संविधान हत्या दिवस के रूप में हम उसको मना रहे हैं। और संविधान की हत्या बहुत बार कांग्रेस ने की है और जो सबसे बड़ा आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस ने किया था, इस देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ करने वाली नहीं है और कांग्रेस समाप्ति की ओर है। मेरा जन्म 28/9/1963 का है और जब ये इमरजेंसी लगी उस समय बाल्यावस्था में था, लेकिन हमें याद है और हमें याद है कि उस समय के नारा बच्चे लगाते थे और उनमें मैं भी शामिल होता था कि नसबंदी के 3 दिलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। इस प्रकार से बच्चों के अंदर भी ये भावना थी और एक भय का वातावरण रहता था। जब भी कोई पुलिस वाला गांव में आता था तो गांव छोड़कर खेतों की तरफ लोग भागते हुए हमने देखे हैं। इस प्रकार का कांग्रेस का शासन जो हमें बचपन में याद है, क्योंकि उस समय स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ते थे और हमें ध्यान में है कभी कोई वर्दी वाला भी, खाकी वर्दी वाला भी दिखाई दे जाता था तो गांव की गलियां खाली हो जाती थी। इस प्रकार का भय का वातावरण कांग्रेस के शासन में बचपन से हमने देखा है और वो कांग्रेस आज भी उसी प्रकार से काम करती है। पूर्ण रूप से इमरजेंसी क्यों लगाई गई, इमरजेंसी के परिणाम क्या थे, किस प्रकार से यातनाएं उन दिनों जो विरोधी पक्ष के लोग थे उनको दी गई, 1-2 व्यक्तिगत मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। 25 जून रात को, शाम को 8 बजे के करीब, क्योंकि मैं उस समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक था, भाजपा में 1980 के अंदर आया, लेकिन संघ कार्यालय से फोन आया कि देश के अंदर इमरजेंसी लगने का तैयारी है और आप जो अपने स्वयंसेवक हैं वो अपने अपने छुपने का इंतजाम कर लीजिए, रात को आपको पकड़ा जा सकता है। और रात को जो 12 बजे, तो उस समय कोई मोबाइल फोन तो थे नहीं, टेलीफोन जो थे अपने लैंडलाइन फोन थे, उसके ऊपर कॉल आया कि फलां व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर उस समय 27 कार्यकर्ता इमरजेंसी के अंदर अरेस्ट हुए थे। तो वो एक ऐसा काल था जब, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि जिस प्रकार से नसबंदी को लेकर के गांव के अंदर, शहर के अंदर दहशत थी, पटवारियों को, स्कूल के हेड टीचर्स को टारगेट दिए जाते थे कि इतने नसबंदी के ऑपरेशन आज आपने लेकर के आने हैं। और उसमें हो क्या रहा था कि कई बार ऐसे भी लोग जो 16 साल और 18 साल के थे, उनकी भी नसबंदी उस धक्केशाही के अंदर कर दी गई। इस प्रकार की जो जातियां हुई, और उसके पश्चात मुझे एक याद है कि यहाँ चंडीगढ़ के साथ ही मोहाली के अंदर कामाकाटा मारू नगर एक बना था। उस समय यहाँ पर एक सेशन हुआ था, कामाकाटा मारू नगर का कांग्रेस का अधिवेशन था। कांग्रेस के अधिवेशन में उस टाइम जो अध्यक्ष थे वो बरवा थे, डी.के. बरवा जी को ट्रक के ऊपर बिठा करके जुलूस की उसमें शाख में ले जाया जा रहा था। तो उस समय जो, जैसा भी बताया कि पर्चा बांटने का काम, लोगों को सूचना देने का काम, ये हमारे जिम्मे रहता था। मुझे याद है कि सेक्टर 17 का जो बस स्टैंड है, उस चौक के ऊपर वो जो काफिला पहुंचा, तो हमारे एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगी थी कि उसको वहां पर उनको काले झंडे दिखाने हैं और पर्चे बांटने। देखते देखते 2 या 3 कार्यकर्ता ट्रक के ऊपर जो है ना बोनट, उसके ऊपर चढ़ गए और वो जो पर्चे थे वो डी.के. बरवा के मुंह के ऊपर फेंके और एकदम वहां पर हबड़ा तबड़ी मच गई। और जितना मैं समझता हूं कि मेरे सामने उन कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने मारा, कोई बयान नहीं किया जा सकता कि कहां पर लाठी लग रही थी, कहां पर ये था, तो लेकिन पूछने वाला नहीं था। हम जब डी.के. बरवा का जुलूस वहां पहुंचा तो उससे पहले हम वहां पंडाल के अंदर चले गए थे। पर्चे हमें दिए गए थे कि पर्चे वहां पर
उड़ाने। सीआईडी को पता लग गया, सीआईडी ने आकर के सबकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उस टाइम हम नीचे दरियां बिछी हुई थी, वो सारे यहाँ से हमने निकाले हुए थे, वो पर्चे जो थे सारे उसके कारपेट के नीचे, जो दरियों के नीचे डाल दिए। और थोड़ी देर के बाद जब वो हो गया तो वो सब पर्चे ऊपर फेंके तो एकदम भगदड़ मच गई। और वहां पर फिर वही लाठीचार्ज, डंडाचार्ज और इस प्रकार की जो एक वहां पर वातावरण था कि हमारे जिम्मे तो, क्योंकि मैं जिम्मे ये लगा था कि जो भाजपा के या संघ के कार्यकर्ता जेल में गए हैं उनके परिवारों की देखरेख करना, उनके परिवारों के पालन पोषण के लिए कोई धन संग्रह या जो उनकी व्यवस्था, उनके बच्चों की फीस की व्यवस्था या बच्चों के खाने पाने की, जो क्योंकि कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे इतने गरीब थे। एक हमारे कार्यकर्ता थे चोपड़ा जी, उनके साइकिल का पंचर लगाते थे। फिर भाजपा के बहुत सुदृढ़ कार्यकर्ता थे, उनको पकड़ करके ले गए और उनके घर के अंदर छोटे छोटे 3-4 बच्चे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे बहुत सारे जो नौकरी पेशा थे, प्राइवेट नौकरी करते थे, उनको भी जेलों में ठूसा गया। तो उनकी व्यवस्था देखने का काम ये हमारे जिम्मे लगा था कि भी उनको पैसा इकट्ठा करके या जो भी साधन उनको चाहिए ताकि उनकी जिंदगी डिस्टर्ब ना हो, इस प्रकार की जिम्मेवारी मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की, छोटे कार्यकर्ताओं की लगी थी, जो हमने देखी। लेकिन इमरजेंसी का पूरा समय जिस भयावह वातावरण के अंदर था, बोलने की किसी को आजादी नहीं थी। और जो भाजपा के या जो संघ के कार्यकर्ताओं थे उनका बहुत ज्यादा शोषण, दमन जो था उनके पास, चाहे वो व्यापार के अंदर थे, चाहे वो कोई अपने किसी प्रकार थे, उनका उस टाइम इमरजेंसी के अंदर बहुत ज्यादा एक डर था। और इसी प्रकार से व्यापार के अंदर भी एक बड़ी दिक्कत आई। मैं समझता हूँ कि वो बताना जरूरी नहीं है, लेकिन जो जिस प्रकार से इमरजेंसी, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और केवल उसी का परिणाम था कि ये इमरजेंसी जो लगी। लेकिन अगले दिन सुबह अनाउंसमेंट जो रेडियो के ऊपर हुई वो 26 जून को हुई। इमरजेंसी रात को लग गई थी, 26 जून को सुबह रेडियो के ऊपर प्रसारण हुआ, तब पता लगा। लेकिन जो अखबार आए 25 जून के, जो अखबार आए तो उनके सारे पेजेस के ऊपर फर्स्ट पेज, उसमें 2 मुख्य अखबार थे, इंग्लिश ट्रिब्यून और पंजाब केसरी, जो लिखते थे। उसके ऊपर पूरे अखबार का पेज, खाली पेज ऊपर लिखा सेंसर्ड सेंसर्ड सेंसर्ड, पूरे का पूरा अखबार सेंसर्ड लिखा हुआ था। और पूरे जो कोई एक भी न्यूज जो सरकारी न्यूज थी कोई, वो शायद 1-2 पेज के ऊपर कहीं लिखी हुई नजर आती थी, वरना पूरे अखबारों के ऊपर कुछ भी लिखने पर पाबंदी थी। तो इस प्रकार से जो भयावह माहौल वहां पर क्रिएट किया गया उस समय, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने का, और एक ऐसा भी आया कि 1 पार्टी रूल, शायद इंदिरा गांधी ने कहा कि भी 1 पार्टी का रूल, इस प्रकार का भी देश के अंदर एक वो चला। लेकिन लगभग 1 लाख जो संघ के कार्यकर्ता लोग जो अरेस्ट हुए और 25,000 संघ के कार्यकर्ता जो थे उस टाइम अरेस्ट हुए और 19 महीने तक, कोई 17 महीने तक जेल के अंदर रहे। यातनाएं जो दी गई वो आपको रामविलास शर्मा जी ने आपको बताया। ये रामविलास जी शर्मा का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा वो था कि इमरजेंसी खत्म होने के भी 20 दिन बाद तक पटना जेल के अंदर उनको रखा गया। और उनके जिस प्रकार से उनके चूहे, उनके पजामा बांध करके चूहे छोड़े गए बीच में, जिस प्रकार से यातनाएं और शॉक्स, बिजली के करंट, तो तकरीबन हर कार्यकर्ता जो जेल के अंदर थे उनसे पूछते थे कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। और एक घटना मैं और आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ राम नारायण जी थे जो अपने इसके प्रचारक थे, प्रांत प्रचारक थे, उसके बारे में वो पूछते थे, बड़ी उनको ढूंढते रहे, वो मिले। नारायण जी की जगह जय नारायण जी को पकड़ करके ले गए सेक्टर 20 के अंदर, वो दुकान करता था। राम नारायण जी तो नारायण दास जी तो मिले नहीं, वो जय नारायण को पकड़ करके ले गए और उसको अंदर जेल में बंद कर दिया। जब वहां जाकर के बताया कि तो जय नारायण है, तो फिर उसको 3 दिन 4 दिन के बाद छोड़ा गया। तो इस प्रकार की जो जातियां थी उस टाइम, किसी के बदले किसी दूसरे को पकड़ के ले जाना, टारगेटेड के आज इतने ऑपरेशन करने हैं इसलिए पकड़ के ले आओ। जैसे अभी
खेतों के अंदर भागते थे लोग, गन्नों के खेतों के अंदर छुप जाते थे जब पुलिस नजर आती थी कि भी ये पकड़ने के लिए आए। तो इस प्रकार से जो मैं कहूंगा कि ये संविधान की जो दुहाई देते हैं कांग्रेस के लोग, इनको शर्म आनी चाहिए कि संविधान की हत्या तो इन्होंने 1975 के अंदर इमरजेंसी लगा करके की, और जिस प्रकार से कानून 47 जो अध्यादेश थे वो जारी किए गए, 47 कानून बदले गए अलग अलग समय के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि आज निश्चित तौर पर ये दिवस जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि आज संविधान की हत्या का दिवस तो आज है। इन्होंने जो संविधान की कॉपी लेकर के संविधान की रक्षा की कसम खाते हैं, छाती के साथ लगाते हैं, सिर्फ ढकोसला करते हैं, और लेकिन संविधान की सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस के नेताओं ने दिया। कि लोग अपने घरों से निकलना भी बंद कर गए थे। लोग ये कहते थे, डर के मारे सड़कों पे भी नहीं आते थे, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता था किस वक्त किसको पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। किसी को बोलने की आज़ादी भी नहीं थी कि क्या अपनी सफाई भी दे सकें। मतलब अगर उन्होंने किसी को पकड़ लिया तो बेकसूर को भी कसूरवार ठहरा के ही छोड़ते थे। तो बहुत सारी जास्तियाँ उस वक्त में हुई थी, और ये किसी से छुपा नहीं हुआ है कि वहाँ पर जब, जैसे भाई साहब ने कहा कि नसबंदी जब की थी तो उम्र को भी नहीं देखते थे कि बच्चे की कर रहे हैं, नौजवान की, कि बूढ़े की कर रहे हैं। जो भी हाथ में आता था उनको गिनती पूरी करनी थी। गिनती पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। तो हमारे समय में ये सबसे ज़्यादा जो काला समय हम कह सकते हैं, जो संविधान को जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो आपातकालीन था। क्योंकि आपातकालीन में ना प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता थी, ना किसी नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता थी। तो हर किसी के ऊपर पाबंदी लगी थी, और आप ये मान सकते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे देश के ऊपर ये आपातकालीन थोपा गया था। तो इस तरह से अध्यक्ष जी ने आपको सब कुछ बहुत विस्तार से बताया है, पर लेकिन ये है कि हमारे समय में हम लोग घरों के अंदर ही बंद हो गए थे। बाहर निकलने का भी हम लोग को इजाज़त नहीं होती थी। स्कूल बंद थे, स्कूलों में टीचरों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनको टारगेट्स दिए जा रहे थे। तो हम लोग भी उस वक्त छोटे ही थे, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी हमारी भी, पर लेकिन हम लोग अखबारों में पढ़ने को कुछ नहीं मिलता था। वो किसी के थ्रू ही मैसेज आता था तो पता चलता था, क्योंकि अखबार भी सारे सेंसर्ड होते थे। टीवी उस वक्त इतना ज़्यादा था भी नहीं कि भी टीवी के ऊपर न्यूज़ आ रही है, कहीं कहीं से सुनने को मिलता था, और या रेडियो के माध्यम से सुनने को मिलता था। उस पर भी सारी न्यूज़ सेंसर्ड ही होती थी। तो ये समय किसी से छुपा हुआ नहीं है, पर लेकिन आज के नौजवान पीढ़ी को ये याद जरूर कराना है कि वो क्या वक्त था। क्योंकि जो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, उनको खुद को भी पता नहीं होगा शायद कि उनके बुजुर्गों ने क्या अत्याचार इस देश के ऊपर किया। सोनीपत से सबसे कम उम्र के ललित बत्रा जी थे, सबसे कम उम्र के, वो उस समय 14 साल के थे जो जेल में बंद कर दिए थे। और उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने नारा लगा दिया था और पुलिस वालों ने ले जाकर बंद कर दिया था। और बहुत बड़ी घटना आप सबको ध्यान में होगी, एक पीपली कांड हुआ था जब 20 महीने इमरजेंसी के हो चुके थे, और वो लास्ट दौर था जब, क्योंकि वो पीपली कांड जब हुआ था तो उसके बाद ये इमरजेंसी हटी थी। बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा में वो पीपली में हुआ था, और बहुत सारे लोगों की वहां जान भी गई थी। और तब वो इमरजेंसी जब ये लगा कांग्रेस को कि अब जनता काबू आने वाली नहीं है, वहां पर पुलिस की गाड़ियों को भी जला दिया गया था। बहुत बड़ा कांड हुआ था और बहुत बड़ा जमावड़ा भी हुआ था। हमें याद है, हम बचपन में थे, सब गांव के लोग गाड़ियां जोड़ जोड़ के, उस समय ये व्हीकल वगैरह कम थे, बैलगाड़ियों में, हमें ध्यान में है, बैलगाड़ियां गांव गांव से जुड़ के गई थी। और वहां इतना तनाव हुआ था, प्रशासन का आमना सामना जब हुआ था और दिल्ली के नजदीक था, तब जाके ये इमरजेंसी हटाने का काम 21वें महीने के बाद कांग्रेस ने किया। आज एक शाम को हमारा प्रोग्राम है, उसमें जो हमारे लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने इमरजेंसी में जेल में गए, उन सबको लोकतंत्र सेनानी के रूप में हम सम्मानित करने का भी काम करेंगे, और वो भी अपने अनुभव उस प्रोग्राम में रखेंगे। ऐसे कोई भी लोग नहीं है, और वो सब काम मेरे को ही बनाने के लिए कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे को ही बनाने के लिए कर रहे हैं।
और राजनीति है, इसी का नाम राजनीति है। वो तो पक्ष विपक्ष हर जगह रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के कोई भी लोग नहीं है। ये बातें चलती रहती हैं और हमारी पार्टी ऐसी है कि जो मीडिया में आता है वो बहुत कम होता है, तो वास्तव में विरोध नहीं होता है, तो छपता है वो एक राजनीति के टेस्ट की बात है। बाकी सब पार्टी का तो जो अनुशासन हमारी पार्टी में दूसरी पार्टियों में नहीं है। अगर लड़ाई झगड़े देखने हैं तो कांग्रेस में देख सकते हैं, एक दूसरे कैसे कपड़े उतारते हैं। हमारी पार्टी में बहुत मर्यादा में सब रह के बात करते हैं। और हमारी पार्टी की एक खासियत भी है कि सर्वसम्मति से फैसले होते हैं, एक आदमी से कोई फैसला नहीं होता। आज कांग्रेस पार्टी आज भी एक परिवार की पार्टी है। अगर उस परिवार को बाहर कर दें तो कांग्रेस खत्म। और भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, सब लोगों की पार्टी है। एक जो हमारा अंतिम पंक्ति का जो कार्यकर्ता है उसकी भी बात को सुन के फैसला करने वाला नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है। और सामूहिक रूप से जब कोई निर्णय होता है तो पूरा मंथन भी करते हैं, पूरी बातचीत भी करते हैं, उसी में से वो खबरें सारी आती है। देश की जनता को सब पता है, क्योंकि आपके मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पल पल की जानकारी होती है, किस समय क्या घटनाक्रम हो, लाइव भी रहता है। आज तो ऐसा है कोई बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन क्या जो लोग वहां राजनीति करने के प्रयास में, क्या जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए वहां जाकर इस प्रकार की राजनीति करनी चाहिए? उनको तो मौका चाहिए, बहाना चाहिए। वो एक कहावत है ना कि पीने वाले को तो बस बहाना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी के लोगों का है, उनके पास काम कुछ है नहीं। वो जनता ने बेरोजगार उनको कर दिया है, वो अपने रोजगार की तलाश में, और वो बच्चों को मोहरा बनाने के प्रयास में कि हम किसी भी प्रकार से जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको अपने राजनीति का मोहरा बनाए, और वो इसमें सफल नहीं होंगे। इसका बहुत जल्दी समाधान भी हो जाएगा। और हमारे टीम बनी है, मुख्यमंत्री जी ने टीम को भेजा, वहां 3 मंत्री हमारे गए हैं, बातचीत हुई है, सब प्रकार की बातचीत हुई है और सब चीजों का समाधान होगा। बहुत अच्छी व्यवस्था वहां बनी। तो जब वो गठबंधन में थे तो हर चीज के लिए वो साझेदार थे, हम भी साझेदार थे। और जो हमारा संकल्प पत्र था, हमने कहा था हम 3000 करेंगे, 3000 किया है। और वो हमारे साझेदार थे, तो हम भी तो यही मानते हैं, वो भी उसमें हिस्सेदार थे। सब बात होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो आज वो बयान दें कि भाई जो कुछ चीजें उनके ऊपर थोप दी गई है, हमने तो कोई भी चीज नहीं थोपी आज तक भी, ना हम बुरा बता रहे हैं। वो तो जनता जनार्दन है, जनता भगवान के रूप में, जनता सब कुछ बोलती है। हमने बीजेपी के किसी नेता ने अगर कोई बात बोली हो, अगर जनता ने उनको वोट नहीं दिया तो जनता का फैसला है। उनका कोई विधायक चुन के नहीं आया तो इसमें बीजेपी का दोष थोड़ा ही है। बीजेपी के तो विधायक जनता ने ज्यादा बना के भेजने का काम किया है, तो जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद देने का काम किया है। हम तो जनता का धन्यवाद करते हैं, जनता के प्रत्येक फैसले का हम सम्मान करते हैं। जो जनता ने किया वो ठीक किया।